नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता GS अकेडमी में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, कौन कौन से देशों के बीच में युद्ध हुआ, इसके क्या परिणाम रहे, आर्थिक राजनीतिक विश्व पे इस पे क्या परिणाम रहा और इससे क्या परिणाम निकला। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले। लगभग 4 साल चले। इस प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका रहे और जो केंद्रीय शक्तियां थी उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य जिसको अब तुर्की बोला जाता है और बुल्गारिया जैसे देश रहे। ये देश ये मुख्य रूप से ये देश आपस में युद्ध लड़े, लेकिन ये इसका प्रभाव पूरे विश्व पे रहा क्योंकि उस समय इन सभी देशों का पूरे विश्व पे कंट्रोल था। खासकर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे जो पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे थे। जैसे उस समय भारत के ऊपर एशिया महाद्वीप में ज़्यादातर देश जो है इन सब के उपनिवेश थे। साउथ अफ्रीका के सारे देश उस समय गुलाम थे, तो इन्हीं देशों का प्रभाव था। तो यहाँ इन देशों के ऊपर भी इसका प्रभाव था। प्रथम विश्व युद्ध होने के बहुत से कारण रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कारण रहे हैं उस समय ये सारे देश जो यूरोपीय देश थे, यहाँ पे औद्योगिकरण बड़ी तेजी से हो रहा था। ये सारे देश उपनिवेश, इनके सारे देशों के अंदर बहुत सारे उपनिवेश थे, जिसकी वजह से वहाँ से कच्चा माल लेके अपने उद्योगों को अपने माल तैयार करके उन देशों में सप्लाई करना। इसके अलावा इटली और जो उभरती हुई शक्तियाँ थी इन देशों, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं था आगे बढ़ने के लिए, ये अपना माल या अपने उद्योगों को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए इनमें आपस में टकराव हुआ। उपनिवेशों को लेकर आपस में युद्ध लड़ना स्टार्ट किए या एक दूसरे के उपनिवेशों पर कब्जा करना स्टार्ट किया। दूसरा, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बहुत सारी नई नई युद्ध सामग्रियों का उत्पादन, टैंक, गोला बारूद, हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से उत्पादन कर रहे थे ये सारे देश। इसका भी टकराव हुआ और उस समय कोई ऐसी विश्व व्यवस्था नहीं थी जैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ है या और कोई संस्था, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो टकराव को हटा सके। तो आज हम लोग आगे जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। युद्ध के बहुत सारे कारण हैं। विश्व को प्रथम विश्व की ओर धकेलने वाले कारकों को कोई एक प्रमुख घटना नहीं रही है। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। वर्ष 1890 में जर्मनी ने एक नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की जिसमें जर्मनी को विश्व शक्तियों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास। इसी प्रकार इसे का परिणाम का विश्व के अनेक देशों में जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा। उसके अलावा परस्पर सुरक्षा सहयोग, संयुक्त संपूर्ण यूरोपीय देशों ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौतों और संधियां कर ली। इन संधियों का सीधा सा अर्थ है कि यदि यूरोप के किसी भी राष्ट्र पर शत्रु देश हमला करता है तो सारे देश मिलकर उससे युद्ध करेंगे। त्रिपक्षीय संधि वर्ष 1882 ईस्वी में यह संधि जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली को जोड़ती है। इन देशों ने आपस में संधियां की। उसके बाद त्रिपक्षीय सौहार्द यह ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से संबंध था जो वर्ष 1907 ईस्वी में समाप्त हो गया। इस प्रकार यूरोप में दो प्रतिद्वंदी समूह बन गए। ये चार्ट है जिसमें जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था वो इन्हीं जगहों पे हुआ था। इस युद्ध के साथ बने सहयोगी समय साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध के पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों पर कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के विवाद छिड़ा क्या विषय बने। जब जर्मनी और इटली ने
उपनिवेशवाद दौड़ में शामिल हुए तो इनके लिए बहुत ज़्यादा विस्तार करने की संभावना नहीं थी, जिसका परिणाम यह है कि ये देश जर्मनी और इटली अन्य उपनिवेशों जो उपनिवेश वाले देश थे उनसे इनका टकराव उत्पन्न हुआ, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों में मध्य टकराव में वृद्धि हुई एवं समग्र विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की ओर ढकेला। इसी बार मोरक्को बोस्निया संकट में भी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा दिया। अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए जर्मनी ने जब बर्लिन बगदाद रेल योजना बनाई, बर्लिन से बगदाद तक जो ईरान की राजधानी है आज, वहां तक जो है एक रेल लाइन का प्रपोजल जर्मनी ने किया था, जिसका उस समय फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस ने इसका विरोध किया, जिसके वजह से इन देशों के बीच में कटुता उत्पन्न हुई। सैन्यवाद 20वीं सदी के प्रवेश करते ही हथियारों की दौड़ स्टार्ट हो गई और 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण के में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने इस समय में अपनी सेनाओं में वृद्धि की। सैन्यवाद की दिशा में इस युद्ध में शामिल होने की ओर देश अग्रसर हुए। वर्ष 1911 में अंग्ल जर्मन नाविक स्पर्धा में परिणाम स्वरूप अगादिर का संकट उत्पन्न हुआ। हालांकि इसे सुलझाने का प्रयास किया गया परंतु यह सफल नहीं हो सका। वर्ष 1912 में जर्मनी ने एक विशाल जहाज इम्परेटर का निर्माण किया, जो उस समय सबसे बड़ा जहाज था, जिसे इंग्लैंड और जर्मनी के बीच वायुमनस में स्पर्धा हुई। राष्ट्रवाद, उस समय यूरोपीय देशों में सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। खासकर जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ। एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी, चूंकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था, अतः तब तुर्की साम्राज्य का विरोध पड़ने लगा और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तुर्की जो ऑटोमन साम्राज्य था उसमें पूरे मिडिल ईस्ट पे एक तरह से उसका कब्जा था। ये जो सारे अरब कंट्रियां हैं लगभग सारा ये ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की के अधीन था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की हार गया, ऑटोमन साम्राज्य खत्म हुआ, तो ये सारे देश जो है विश्व मानचित्र पर आए। बोस्निया हर्जेगोविना में रहने वाले स्लोविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते थे, इसलिए बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे, जो बहुत तक उनकी इच्छा के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व की शुरुआत हुई। इस तरह राष्ट्रवाद का उदय का कारण था। रूस का मानना कि स्लाव आर्य हंगरी ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है तो वह उसके प्रभाव में आ जाएगा। यही कारण था कि रूस ने अखिल स्लाव एवं सर्व स्लाववाद आंदोलन को बल दिया। स्पष्ट है कि इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंधों में कटुता आई। इसी तरह के और भी बहुत से उदाहरण रहे जिन्हें राष्ट्रवाद की भावना को उग्र बनाते हुए संबंधों को तनावपूर्ण स्थिति में ला खड़ा किया। ऐसे ही एक उदाहरण है सर्वजन आंदोलन। किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। उस समय कोई भी ऐसी विश्व में प्रभावशाली संस्था नहीं थी जो इन देशों के बीच में कोई वार्तालाप करवाती या मध्यस्थता करती। तो ऐसा किसी संस्था का ना होना भी इस युद्ध का उत्पन्न होने का कारण रहा। जो सबसे तात्कालिक कारण रहा, जो जिसमें प्रथम विश्व में चिंगारी का काम किया और इसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध भड़का। उसके पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ आपस में होती थी या छोटे मोटे सैन्य टकराव होते थे, लेकिन इस तत्कालिक कारण जो था आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडीज की हत्या। जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडीज बोस्निया में साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक सर्बियाई व्यक्ति जिसका ये सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया के नियंत्रण में होना चाहिए, उसने आर्कड्यूक की हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप सत्य में आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया और उसने उससे मांग की कि जिन लोगों ने हत्या की है या जो उसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। 48 घंटे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे सर्बिया, अपराधियों का दमन करे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को
ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते ये युद्ध, दो देशों का युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में बदल गया, जिसमें गुट अपने अपने गुट के समर्थन के लिए उतर आए और ये विकराल होता चला। इस युद्ध में रूस भी शामिल हुआ, क्योंकि सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। रूस और सर्बिया की संधि थी कि अगर सर्बिया के ऊपर या रूस के ऊपर कोई तीसरा देश आक्रमण करता है तो वो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ भी ऐसी ही संबंध संधि कर रखी थी। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा की, क्योंकि जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी ने, जो उस समय बेल्जियम था, बेल्जियम तटस्थ था, वो किसी भी गुट में नहीं था, लेकिन फिर भी जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया, तो ब्रिटेन ने बेल्जियम की मदद करने के लिए वो भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ। युद्ध के दौरान प्रमुख कुछ मुख्य युद्धों में मारने का युद्ध, प्रथम युद्ध, सेमो का युद्ध, सेमे का युद्ध, टैनबर्ग का युद्ध, गैलीपोली का युद्ध और दुर्बन का युद्ध शामिल है। ये सब कई सारे युद्ध हुए हैं जो जिनका प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाता है। युद्ध के चरण: यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई मोर्चों पर संघर्ष हुआ। इसके दो प्रमुख मुख्य परिदृश्य थे, जिसमें एक था पश्चिमी मोर्चा, जहां जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस और 1917 में के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। दूसरा था पूर्वी मोर्चा, जिसमें रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी सेनाएं आपस में एक दूसरे से युद्ध लड़ रही थी। वर्ष 1914 में थोड़े समय के जर्मनी को युद्ध में बढ़त मिली। इसके बाद पश्चिमी मोर्चे स्थिर हो गया और एक लंबा और क्रूर युद्ध शुरू हुआ। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। फिर वर्ष 1917 में दो घटनाएं घटी, जिसके संपूर्ण युद्ध का रूप था। सर्वप्रथम जहां एक और संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र क्षेत्रों राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया, वही दूसरे रूसी क्रांति के बाद रूस ने युद्ध से बाहर हो गया और उसने अलग से शांति समझौता कर लिया जर्मनी के साथ। अंत में वर्ष 1918 में जर्मनी आक्रमण के बाद मित्र देशों ने पलटवार में जर्मनी सेनाओं को निर्णायक वापसी की ओर मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने समर्पण कर दिया ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया और युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा वहां के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी, जिसके कारण जर्मनी ने वेबर गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही एक नई सरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और प्रथम विश्व प्रलयकारी विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। युद्ध के उत्तरदायी कौन से कारक थे? युद्ध में बहुत सारे कारक थे। उस समय के जो प्रमुख देश थे, बड़े देश थे, क्योंकि बहुत सारा लगभग पूरा एशिया और अफ्रीकी देश जो है उस समय गुलाम थे। वो ब्रिटेन और फ्रांस उस समय की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश थे। जर्मनी और इटली ने उन उपनिवेशों पर कब्जा करना स्टार्ट किया जहाँ पे इन लोगों का कब्जा था, जैसे पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, जिनकी इसमें आपस में संघर्ष स्थान, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। कई सारे जो छोटे छोटे देश थे यूरोप के, वो इन प्रभाव क्षेत्रों से बाहर निकलना चाहे। औद्योगिक क्रांति में इसमें कारण रही, क्योंकि इन देशों में औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ था। इनको अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था और जो माल तैयार हो उसको भी बेचना था, जिससे इसमें प्रतिस्पर्धा चालू हुई। और भी छोटे और इन देशों में आपस में युद्ध सामग्री या बनाने की ही प्रतिस्पर्धा थी। युद्ध में सम्मिलित देशों, कोई भी देश युद्ध के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं मानता, बल्कि वे यह दावा करते हैं कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे या हम शांति स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। ये शाही देशों का मानना था। वस्तुतः प्रथम युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे, लेकिन सिर्फ जर्मनी इसके लिए उत्तर जवाबदेही नहीं हो सकता। सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की जायज मांगों को ध्यान नहीं दिया और युद्ध आरंभ करवा दिया। ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा
किए जाने से रूस सैनिक कार्रवाई के लिए बाध्य हुआ। सर्बिया की समस्या कूटनीतिक स्तर पर हल करने के बजाय रूस ने इसका समाधान सैनिक कार्रवाई से करनी चाहिए। जर्मनी की मजबूरी यह थी कि वो अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह रूस की सैनिक कार्रवाई के आरंभ होने पर जर्मनी ने सैनिक कार्रवाई चालू की। इंग्लैंड में युद्ध की स्थिति को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन सबसे मजबूत स्थिति था, सैन्य, आर्थिक, हर चीज में, लेकिन उसने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया और वो भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। उस समय प्रथम विश्व के जो खत्म होने के बाद उसके परिणाम क्या रहे? आर्थिक परिणाम, प्रथम विश्व की युद्ध के में भाग लेने वाले देशों को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने बीजीपी का जो अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन था उसका 60% से ज्यादा युद्ध पर खर्चा कर दिया। देशों को करों को बढ़ाना पड़ा, अपने नागरिकों को धन की उधार लेना पड़ा, उसे हथियार खरीदने, युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीजें हो तो अपार धन व्यय किया। इससे युद्ध में मुद्रास्फीति को जन्म दिया। राजनीतिक परिणाम, प्रथम विश्व के युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त किया। रूस में सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी में कैसल विल्मोन, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, लगभग पूरा मिडिल ईस्ट इसमें आता था, जिसमें से नई देशों का उदय हुआ। प्रथम विश्व के बाद विश्व मानचित्र परिवर्तन आया। साम्राज्यों में विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। एशियाई और अफ्रीकी अपने कोषों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहाँ की परिस्थिति बदली। इसी प्रकार जापान को भी अपने नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश एवं सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। तो विश्व मानचित्र में भी बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए या सीमाएं बदल गई। सामाजिक जो परिणाम हुए, विश्व युद्ध में समाज को पूरी तरह से बदल दिया गया। महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आया, उन्हें कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों के समान काम करना स्थान दिया गया। उन्होंने कारखानों और कार्यालयों में पुरुषों की जगह लेने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। कई देशों ने युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं के अधिकारों अधिक अधिकार दिए, जिसमें वोट देने का भी अधिकार महिलाओं को मिला। पहले वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था उन देशों में जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। उच्च वर्गों ने समाज में अपनी अग्रिम भूमिखा खो दी। युवा, मध्यम और निम्न वर्ग के पुरुषों तथा महिलाओं में युद्ध के बाद अपने देशों को की मांग की। तो ये सारी चीजें प्रथम विश्व के बाद हुई सामाजिक स्तर पर। इसमें कई सारी संधियां भी हुई प्रथम विश्व के बाद। वर्साय की संधि के कुछ प्रमुख बिंदु है। इस संधि में अलग अलग खंडों में विभक्त थी, जिसमें अंदर कई धाराएं थी। जैसे प्रादेशिक खंड, फ्रांस के अल्सास और लोरेन को वापस पा लिया। फ्रांस जो जर्मनी के कब्जे में था, इसको फ्रांस को मिल गया। यूपेन और मालदेनी बेल्जियम के हाथों में चला गया। पूर्वी क्षेत्रों को पोलैंड ने नष्ट कर दिया था, जिससे पूर्वी रूसिया क्षेत्रीय रूप में अलग थलग पड़ गया। डेटिंग और मेमेल पूर्व बाल्टिक जर्मन शहरों को मुक्त शहर घोषित किया गया। डेनमार्क के उत्तरी स्लेस्विंग होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने अपनी सभी उपनिवेशों को खो दिया और विजेता देशों ने उन्हें आपस में बांट लिया। उस समय जर्मनी के भी बहुत सारे उपनिवेश थे, जिसने हारने के बाद जो मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस और ब्रिटेन ने, इन्होंने आपस में उसको बांट लिया। सैन्य खंड, जर्मनी नौसेना पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया, जिनकी सैनिकों की अनुमानित संख्या 1 लाख कर दी गई। टैंक, विमान, भारी तोपखाने रखना निषेध कर दिया गया। राइनलैंड का विसैन्यीकरण किया गया। जर्मनी के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाए गए प्रथम विश्व युद्ध
के बाद युद्ध साथी। इस संधि ने जर्मनी और उनके अन्य उन सहयोगों को कुल हानि और क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया जो कि मित्र राष्ट्रों द्वारा पीड़ित थे, और इसके परिणाम स्वरूप युद्ध में पूर्व मूल्यांकन के लिए मजबूर किया गया। इसी सब वर्षा संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी, क्योंकि जर्मनी के ऊपर बहुत कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सिर्फ प्रथम विश्व में जर्मनी ही के कारण ही युद्ध नहीं स्टार्ट हुआ, सभी देशों की समान भूमिका रही छोटी बड़ी, लेकिन जर्मनी को सबसे ज़्यादा इसमें प्रतिबंध भी लगाए गए, उसको दो भागों में बांटा गया, उसके कई सारे उपनिवेश थे जिसको मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया, तो जिसकी वजह से जर्मनी में फिर से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और एडोल्फ हिटलर जो वहाँ बाद में तानाशाह बने और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख भूमिका रही उनकी, तो ये वर्षा संधि द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण भी रहा है। अन्य संधियाँ जैसे न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ सारे छोटे बाल्कन देशों को बहुत अधिक क्षेत्रीय नुकसान था। बुल्गारिया का अनेक भूभाग अनेक क्षेत्र यूनान, यूगोस्लाविया और रोमानिया को दे दिया गया। सेवर्स की संधि तुर्की के साथ सेवर्स की संधि बेहद कठिन थी और उसने तुर्की के राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके अंतर्गत ऑटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया। इसके अनेक क्षेत्र यूनान और इटली को दे दिए गए। फ्रांस को सीरिया, फलस्तीन, इराक और ट्रांसजॉर्डन को ब्रिटेन मैंडेट के अंतर्गत कर दिया है। हालांकि युद्ध के कारण कई अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन भी देखे गए। अमेरिका जिसने इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में संघर्ष का अनुभव नहीं किया, ये बिना युद्ध जीत लिया और पहली विश्व महाशक्ति बना। युद्धों में पुरुषों के संलग्न होने के कारण महिलाओं के कार्यबल में सम्मिलित हुई, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा कमरम था। युद्ध के दौरान चरम राष्ट्रवाद का अनुभव किया गया, जिससे कम्युनिस्ट क्रांति का डर पैदा किया तथा कुछ देशों ने के मध्यम वर्ग की आबादी को चरम अधिकारों की मांग की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे फांसीवादी आंदोलन के प्रति आकर्षण हुआ, मतलब तानाशाही आंदोलन, तानाशाही प्रवृत्ति के तरफ लोगों को आकर्षित किया। और साम्यवादी रूस साम्यवादी देश की भी स्थापना इसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। राष्ट्रसंघ का गठन। राष्ट्रसंघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक विकसित तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक समूह था, जिसका गठन देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। तो ये सब चार चीजें हुई। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? उस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। क्योंकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित था और मुख्य देशों में था, तो भारत को भी उसमें सम्मिलित हुआ। भारत के बहुत सारे लोग, सैनिक जो थे, वो ब्रिटेन के सैनिकों के साथ या ब्रिटेन के मोर्चों पर जाके लड़े। क्योंकि इसमें ब्रिटेन शामिल था और उन देशों में भारत ब्रिटेन का शासन था, इस कारण हमारे सैनिकों को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। इसके अतिरिक्त उस समय भारत राष्ट्रवाद के प्रभुत्व का दौर था। राष्ट्रवादी यह मानते हैं कि युद्ध में हम ब्रिटेन की सहायता करेंगे तो ब्रिटेन हमको सहूलतियां देगा और भारत को स्वतंत्र भी कर सकता है। इस युद्ध के बाद वापस लौटे सैनिकों में जनता का मनोबल बढ़ाया, लोगों में जागरूकता आई। दसवीं युद्ध में लोकतंत्र की प्राप्ति के वादे के तहत इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने रोलर एक्ट पारित किया। इसके परिणाम से भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति असंतोष का भाव जागा और राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जिसके चलते जल्द ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस युद्ध के बाद यूएसएसआर के गठन के साथ ही भारत में भी साम्यवाद का प्रसार हुआ। सीपीआई के गठन हुआ और परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता संग्राम पर समाजवादी प्रभाव देखने को मिला। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के और भी कारण थे, जैसे भारतीय सैनिकों युद्ध में के मैदान पर बहादुरी के साथ लड़कर अपने कबीले, अपने जातियों को सम्मान दिलाने के लिए अपने कर्तव्य के रूप में देखा गया। एक भारतीय पैदल सैनिक का मासिक वेतन उस समय 11 रुपए था, लेकिन इस युद्ध में भाग लेने पर उनको आर्थिक आय ज़्यादा हुई, जिससे किसान परिवार के लिए एक अच्छा विकल्प थी। इसलिए युद्ध में शामिल होने का उद्देश्य धन की प्राप्ति भी माना गया। अक्सर विभिन्न पत्रों के उल्लेख मिलता है। भारतीय सैनिकों ने उस समय सम्राट जॉर्ज पंचम के
प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर इस युद्ध में भाग लिया था भारतीयों ने। गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और देश का सामाजिक आर्थिक विकास एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि यह सह संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय को वैश्विक घटनाओं और उनके विभिन्न प्रभावों को जोड़ने वाले कार्य किया। इसके उस प्रभाव में वृद्धि हुई। राजनीतिक प्रभाव। युद्ध की समाप्ति के भारत ने पंजाबी सैनिकों को वास्तविक प्रांत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों में को उत्तेजित किया। आगे चल के यह व्यापक विरोध प्रदर्शनों का रूप लिया है। जब 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, गृह शासन की अपेक्षा को पूरा करने का अवसर था, तो भारत में राष्ट्रवाद और सामूहिक नागरिक अवज्ञा का उदय हुआ। युद्ध हेतु सैनिकों को जबरदस्ती भर्ती से उत्पन्न आक्रोश ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। सामाजिक प्रभाव। युद्ध के तमाम नागरिक प्रभाव के बाद 1911 से 1921 में भर्ती हुए सैनिक समुदायों की साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। युद्ध के मैदान में पुरुष उपयोगिता की धारणा का उन दिनों महत्व होने के कारण सैनिकों ने अपने विदेशी अभियानों से पढ़ना लिखा सीखा। इससे साक्षरता बढ़ी भारतीयों में। युद्ध में भाग लेने वाले विशेष समुदायों का सम्मान समाज में बढ़ा। इसके अतिरिक्त गैर लड़ाकों की संख्या बड़ी संख्या में भारत में भर्ती की गई, जिसमें नर्स, डॉक्टर इत्यादि आता है। युद्ध के मैदान में महिलाओं के कार्यक्षेत्र का भी विस्तार हुआ। हालांकि भारतीय समाज को ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं के वंचित कर दिया गया जहां वो पहले से ही एक प्रकार की सेवाओं जैसे कौशल नदाकता का भाव था। आर्थिक भाव। ब्रिटेन में भारतीय सामानों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि ब्रिटेन में उत्पादन क्षमता युद्ध के कारण खत्म हो गई थी, बुरी तरह प्रभाव पड़ गया था। हालांकि युद्ध के कारण सिविक लेन में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन और जर्मनी में पूर्व में आयात किए गए इनपुट की कमी की वजह से असुविधा का सामना भी करना पड़ा। युद्ध का एक और परिणाम मुद्रास्फीति मतलब महंगाई दर में वृद्धि भी हुई। वर्ष 1914 के बाद 6 वर्षों में औद्योगिक कीमतों में लगभग दोगुनी वृद्धि हो गई। तेजी से बढ़ती कीमतों ने भारतीय उद्योगों को भी लाभ पहुंचाया। कृषि उत्पादों की कीमतें औद्योगिक कीमतों की तुलना में धीमी गति से बढ़ी। अगले कुछ दशकों में विशेष रूप से महामंदी के दौर में वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति रही। खाद्य आपूर्ति, विशेष रूप से अनाज की मांग में वृद्धि से खाद्य मुद्रास्फीति में भी वृद्धि दर्ज की गई। यूरोपीय बाजार को नुकसान के कारण जूट जैसी नकदी फसलों में निर्यात को भारी नुकसान पहुंचाया। उल्लेखनीय के इस वजह सैनिकों की मांग में वृद्धि के चलते भारत में जूट उत्पादन में संलग्न मजदूरों की कमी हो गई, जिससे बंगाल में जूट मिलों के उत्पादकों को हानि पहुंची, जिसके लिए उन्होंने मुआवजा दिया, अथवा आय असमानता में वृद्धि हुई। वहीं कपास जैसे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में ब्रिटिश उत्पादों में आई गिरावट से लाभ भी हुआ, जो कि युद्ध पूर्व बाजार पर हावी था। जब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो क्योंकि पहले जो कपड़े का कारोबार था वो पूरी तरह से ब्रिटेन के कब्जे में था, लेकिन युद्ध के बाद फिर भारतीय तरीके से उत्पादित होते थे माल कपड़े का, उसमें भारतीयों ने उल्लेखनीय वृद्धि की। ब्रिटेन में ब्रिटिश निवेश को पुनः शुरू किया, जिससे भारतीय पूंजी के लिए अवसर सृजित किया गया। हालांकि यह सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध के विचार के विपरीत निकला। वर्सेटाइल संधि के माध्यम से जर्मनी की आर्थिक बर्बादी और राजनीतिक अपमान को सुनिश्चित किया तथा द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में का नींव इसमें पड़ी। तो ये रहा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का विषय है। अगर विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चालू हुआ और इसमें कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित रहे, इसके क्या आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रभाव रहे, महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इससे विश्व मानचित्र में क्या बदलाव आए, कई सारे देश आज़ाद हुए। बाकी द्वितीय विश्व युद्ध के इसी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो संधियां हुई, इससे द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज समझा जाए। यूरोपीय राष्ट्रों में और भी राष्ट्रों में जो है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, साम्यवाद का प्रसार हुआ। तो ये सब कारण इस प्रथम विश्व युद्ध के रहे। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।